लक्ष्य एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी के सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे थे और भारत का प्राकृतिक विभाजन के बारे में चर्चा कर रहे थे। भारत के प्राकृतिक विभाजन का जो सबसे पहला पॉइंट था, उत्तर भारत की पर्वतमालाएं, वो सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। अब आज हम दूसरे सेक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसे प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। पेनिनसुलर प्लेटू इंग्लिश में जिसे कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि प्रायद्वीपीय हिस्सा किसे कहते हैं। तो एक ऐसा लैंड फॉर्म, एक ऐसा स्थल आकृति, एक ऐसा भू आकृति जो तीन ओर जल राशि से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। चूंकि भारत का ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये तीनों ओर जल राशि से घिरा हुआ है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। इस कारण भारत का ये जो पोर्शन है वह प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। जब मैं प्रायद्वीपीय भारत की बात करता हूं तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सीमा है वो उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत से निर्मित होती है। उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारित करता है। पश्चिम में गुजरात में गिर की पर्वत श्रेणियां, गुजरात में गिर की पर्वत श्रेणियां इसका पश्चिम बाउंड्री या पश्चिम सीमा का निर्धारण करते हैं। पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां इसकी सीमा रेखा बनाती है। लेकिन राजमहल की पहाड़ियों के इस पार, राजमहल की पहाड़ी के इस पार मेघालय का पठार या शिलांग का पठार है। मेघालय का पठार या शिलांग का पठार है, जो कि पूर्वांचल की पहाड़ियां नागा, पटकोइबू, मिजो की पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी से घिरा हुआ है। यह मेघालय का पठार भी प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। क्यों है हिस्सा, क्यों मानते हैं, प्रमाण क्या है? जब पठारों के बारे में बात करेंगे उस समय इसकी चर्चा करेंगे। अलग इसलिए हुआ क्योंकि राजमहल के बाद एक यहां गैप निर्मित हो गया, ठीक है, जिसे राजमहल या गारो गैप या इसे मालदा गैप कहते हैं। इस मालदा गैप के कारण या राजमहल गारो गैप के कारण ये जो उत्तर पूर्वी भारत का हिस्सा है वह प्रायद्वीपीय भारत से अलग हो। इसकी एक और भी कहानी है। जो इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व की ओर खिसकते जा रही थी, उसके कारण यहाँ एक गैप, भ्रंश निर्मित हुआ और इस भ्रंश के कारण ये शिलांग, मेघालय, असम का पठार अलग हो गया प्रायद्वीप। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिणी सीमा का निर्धारण कार्डमम की पहाड़ी या इलायची पहाड़ी करती है। इलायची पहाड़ी, अगर मैं किसी बिंदु की बात करूं तो कुमार अंतरिक्ष द्वीप, कन्याकुमारी, यह प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी हिस्सा है और यहां पर स्थित महेंद्रगिरी LPSC इसरो वाला, वो इसका सबसे लास्ट पॉइंट है जो पहाड़ में स्थित है। महेंद्रगिरी उड़ीसा में भी दिखेगा, गर्ज, ठीक, लेकिन ये दूसरा महेंद्रगिरी। तो ये था प्रायद्वीपीय भारत का
बाउंड्री, सीमा रेखा भाग। अब इस प्रायद्वीपीय भारत की जब मैं उत्पत्ति की बात करता हूं तो ये प्रायद्वीपीय भारत विश्व का या हमारी धरती का सबसे पुराना हिस्सा है। जब जितने भी महाद्वीप हैं वो आपस में जुड़े थे तब भी यह हमारा हिस्सा मौजूद था। इसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। ठीक, गोंडवाना, गोंड जनजाति जो भारत में पाई जाती है उसके नाम से गोंडवाना लैंड का नाम रखा गया था और यही प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का भी हिस्सा है। अर्थात भारत का यह भूभाग विश्व का सबसे प्राचीन भूभाग में से एक है। और ज्योग्राफी में जितने भी विद्वान हुए हैं जो उन्होंने युग का निर्धारण किया है उन सभी युगों में इनका निर्माण होता रहा है पूरे प्रायद्वीपीय भारत का। इसका निर्माण आर्कियन जो सबसे पहला युग है से लेकर कार्बोनिफेरस तक के युग में इनका निर्माण हुआ है। अगर यहां चट्टानों की बात की जाए तो इस प्रायद्वीपीय भारत में वो सभी चट्टानें पाई जाती हैं जो युग के आधार पर निर्मित है। अर्थात सबसे प्राचीन आर्कियन चट्टानें यहां मिलेंगी। ठीक, धारवाड़ भी मिलता है, धारवाड़ कर्नाटक एरिया में। कुड़प्पा चट्टानें भी यहां पाई जाती है, कुड़प्पा आंध्र प्रदेश से कुड़प्पा सिल्स। सभी प्रकार की चट्टानें यहां मिलती है। इनके अलावा स्पेसिफिक बात की जाए तो इसके अंतर्गत पुरानी क्रिस्टलीन, आग्नेय और रूपांतरित सेल सभी मौजूद है। जनरली हम सेलों को 3 प्रकार से विभाजित करते हैं। एक आदि सेल, पुरानी या आर्कियन सेल, दूसरा अवसादी सेल और तीसरा रूपांतरित या कायांतरित सेल। तो यहां तीनों प्रकार की सेल समूह मिलती है। औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर का होता है। जब प्रायद्वीपीय भारत की हम बात करते हैं तो इस प्रायद्वीपीय भारत में आपको सभी प्रकार की स्थल कृतियां मिलेंगी। प्रायद्वीपीय भारत में पहाड़ मिलेंगे, प्रायद्वीपीय भारत में पठार मिलेंगे, प्रायद्वीपीय भारत में जलोढ़ मैदान भी दिख जाएंगे, प्रायद्वीपीय भारत में एस्चुरी भी दिख जाएंगी, घाट भी दिख जाएंगे। तो सभी संस्कृतियां प्रायद्वीपीय भारत में हमें नजर आते हैं। ठीक, प्रायद्वीपीय भारत में हम सब की चर्चा करेंगे एक एक करके। और सबसे पहले हम प्रायद्वीपीय भारत में या प्रायद्वीपीय पठार में पर्वतों के बारे में चर्चा करते हैं। कौन कौन सी पर्वत श्रेणी यहां अवेलेबल है। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं अरावली पर्वत श्रेणी का। अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी या पर्वत श्रेणियों के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा पर्वतों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पर्वत पहले भी मैंने उनके बारे में आपको बताया, फिर से एक बार बात करते हैं पर्वत। तो ये जो पर्वत है, पर्वत ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं। पहला, मोड़दार पर्वत, फोल्डेड माउंटेन। मोड़दार पर्वत, फोल्डेड माउंटेन या वलित पर्वत। इन पर्वतों का निर्माण चट्टानों के वलयन के कारण या मोड़ पड़ने के कारण होता है। दूसरा होता है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन, भ्रंशित पर्वत। भ्रंशित पर्वत या इसे हर्स्ट कहा जाता है। जर्मन लैंग्वेज का शब्द है हर्स्ट। ठीक है,
द ब्लॉक माउंटेन और भ्रंशित पर्वत या हर्स्ट। ये कैसे बनते हैं देखते हैं। अगर कहीं भ्रंश निर्मित होता है, अगर दो समानांतर भ्रंश है, दो समानांतर भ्रंश, तो इन समानांतर भ्रंश के बीच का जो भाग है ये ऊपर उठ जाता है, तो इससे जो पहाड़ निर्मित होता है वो कहलाता है ब्लॉक माउंटेन। क्लियर? दो समानांतर भ्रंश, उनकी बीच की भूमि का ऊपर उठ जाना कहलाता है भ्रंशित पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। या दो समानांतर भ्रंश से जुड़ी हुई ये जो भूमि है, दो समानांतर भ्रंश से जुड़ी हुई ये जो भूमि है, इनका नीचे दब जाना, अगर ये नीचे दबेंगे तो ऑटोमेटिक ये संरचना ऊपर आ जाएगी, और इनसे अगर निर्माण होता है तो वो भी कहलाती है भ्रंशित पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। क्लियर? दो भ्रंश के बीच की जो भूमि होती है इसे ग्राबेन कहा जाता है। याद रखना, प्रीव्यू के काम आएगा। दो भ्रंशों के बीच की भूमि को कहा जाता है ग्राबेन। क्लियर? तो ये थे भ्रंश पर। तीसरा होता है ज्वालामुखी वॉल्केनिक माउंटेन, ज्वालामुखी पर्वत। तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कैसा होता है? तो ज्वालामुखी पर्वत अगर भूपर्पटी से एक होल हो गया, भूपर्पटी यहां से होल हो, और भूपर्पटी से निकलती है लावा। अगर लावा का फैलाव चारों तरफ ना होकर इनके आजू बाजू कंटिन्यू होता रहा, ऐसा ऐसे ऐसे, तो ये निर्माण कर देती है ज्वालामुखी पर्वत का। नारकोंडम पढ़ेंगे आगे, बैरन पढ़ेंगे आगे। ठीक, ये कहलाते हैं ज्वालामुखी पर्वत, वॉल्केनिक माउंटेन। और एक होता है रेसिडुअल या अवशिष्ट पर्वत। उठे हुए भूभाग का विभिन्न अपरदन कारकों के द्वारा समतलीकरण हो जाना, उससे जिस माउंटेन का निर्माण होता है, पर्वत का निर्माण होता है, उसे अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। तो ये पर्वत, अगर अब हम इन पर्वतों के बारे में जान गए तो अब हम भारत के प्रायद्वीपीय पठार के पर्वतों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार के पहाड़ों में। सबसे पहले हम बात करते हैं अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी जो भारत के मेनली राजस्थान प्रदेश में स्थित है। इस अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात के पालमपुर से आगे बढ़ते हुए उत्तर पूर्व में रायसीना हिल तक या पहाड़ी तक है। दक्षिण पश्चिम में पालमपुर से लेकर उत्तर पूर्व में रायसीना हिल। पालमपुर गुजरात में, रायसीना हिल दिल्ली, जहां जेएनयू भी है और आपका पार्लियामेंट भी है रायसीना हिल। इस अरावली पर्वत को एक फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है, वलित पर्वत, क्योंकि इसकी उत्पत्ति प्राचीन भूसंगति से हुई। भूसंगति, जियोसिंक्लाइन, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। भूसंगति से जो पहाड़ें निर्मित होती हैं वो फोल्डेड माउंटेन होती हैं। टकराहट से, प्लेटों के बीच के टकराहट से भूसंगति उत्पन्न होती है। इनके अलावा
यदि इस अरावली पर्वत श्रेणी के चट्टानों की बात की जाए तो यहाँ की चट्टानों में प्राचीन जीवाश्म मिलते हैं। उन प्राचीन जीवाश्मों का रूपांतरण हो गया है। यह भी एक प्रमाण है कि यह एक फोल्डेड माउंटेन है। इस रूपांतरित चट्टान मार्बल और संगमरमर के रूप में यहाँ पाए जाते हैं, जो कि भारत में सबसे गुणवत्ता वाले संगमरमर और मार्बल की श्रेणी है। इनके अलावा यह भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। पहले भी बात कर चुके हैं। इसका निर्माण सबसे पहले हुआ और ये आर्कियन या पूर्व कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति हुई। सबसे पुराना काल आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन काल। कौन सा काल? जब पृथ्वी गैस के रूप में थी और धीरे धीरे जब ठंडा होना स्टार्ट हुई, वो काल था आर्कियन काल। यहां धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती हैं। धारवाड़ जो कर्नाटक में मिलता है, धारवाड़ एक जिला है कर्नाटक, ठीक, वो चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं। अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो आपको प्री में काम आएगी, आयोग के क्वेश्चन पेपर में लिख देंगे। अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूर माउंट आबू की श्रेणी में, या माउंट आबू नाम का जो सिटी है उससे 15 किलोमीटर दूर गुरु शिखर में स्थित है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू 1722 मीटर। इनके अलावा इस अरावली को उदयपुर में जरगा पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। उदयपुर में जरगा। और अलवर के पास छोटी छोटी और पर्वतों की श्रेणी है, वहां इसे पारसनाथ की पहाड़ी के रूप में भी जाना जाता है। पारसनाथ अरावली का एक हिस्सा, कंफ्यूज नहीं होंगे, यह अरावली है, ठीक है। झारखंड में भी मैं कभी कभी बात करूंगा पारसनाथ की, वहां भी दिखेंगे पारसनाथ की पहाड़ी, लेकिन ये अलवर की पारसनाथ की पहाड़ी है। अलवर की पारसनाथ की पहाड़ी जो कि अरावली का एक पार्ट है। तो अब यहां तक अरावली। नेक्स्ट पहाड़ी के बारे में हम बात करते हैं। पूर्वी घाट की पहाड़ी, पूर्वी घाट की पहाड़ी। तो ये जो फैली हुई है ये पूर्वी घाट की पहाड़ी है। पूर्वी घाट की पहाड़ी का प्रारंभ मेघासिनी हिल से होता है, या कई से बोलेंगे महानदी घाटी से होता है, दोनों चलेगा। मेघासिनी हिल उड़ीसा सिमली बाल अभ्यारण्य में स्थित एक चोटी है। तो मेघासिनी हिल से होता हुआ इसका अंत होता है नीलगिरी या फिर दोदा बेटा में। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, वहां इसका समापन होता है, विस्तार समाप्त होता है। यदि ऑप्शन में आए, अगर आप भारत का डायग्राम देखेंगे तो ये आगे बढ़ते हुए यहाँ कार्डमम और महेंद्रगिरी की पहाड़ी और दिखती है वहां, और ऑप्शन में आए ऑब्जेक्टिव में आयोग के पेपर में कि इसका समापन महेंद्रगिरी या कार्डमम की पहाड़ी में हो रहा है, तो वो ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि ये
पश्चिम घाट का विस्तार हो जाती है। पूर्वी घाट का विस्तार मेघासिनी या महानदी घाटी से दोदा बेटा तक नीलगिरी तक रहता है। अगर इनके शिखरों के बारे में बात की जाए या पहले हम इनके निर्माणों के बारे में बात करते हैं, तो एक्चुअल में इस पूर्वी घाट का निर्माण भी एक भूसन्नति की प्रक्रिया के तहत हुआ है और उस भूसन्नति प्रक्रिया का नाम था कडप्पा भूसन्नति। कडप्पा जो कि एक आंध्र प्रदेश का जिला है, यहां पर कडप्पा चट्टानें आई थी और यहीं से उत्पत्ति हुई है कडप्पा भूसन्नति। और भूसन्नति के कारण कभी भी कोई पर्वत यदि निर्मित होता है तो वो एक फोल्डेड माउंटेन होता है। इस कारण जो पूर्वी घाट है वो भी एक फोल्डेड माउंटेन। पूर्वी घाट और अरावली अगर आप डायग्राम में देखेंगे, भारत का एटलस उठाइए और एक बार इस पर नजर लगाइए तो ये आपको समानांतर नजर आएगा। और इस वीडियो लेक्चर में जिस कालक्रम में मैं आपको पर्वतों के बारे में पढ़ा रहा हूं, उसी कालक्रम में इनकी उत्पत्ति होती गई है। तो अरावली भी प्री कैम्ब्रियन युग में बनना प्रारंभ हुआ था और उसी समय पूर्वी घाट भी बनना प्रारंभ हुआ था। तो पूर्वी घाट की भी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन एरा, प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है। पूर्वी घाट में नीच व शिष्ट की चट्टानें पाई जाती है। इनके अलावा पूर्वी घाट में ग्रेनाइट के निक्षेप भी मिलते हैं। ग्रेनाइट के निक्षेप इस बात का प्रमाण है कि यहां ज्वालामुखी की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाई। ज्वालामुखी की प्रक्रिया होती तो बेसाल्ट की चट्टानें दिखती, लेकिन यहां क्या दिखती है? ग्रेनाइट, अर्थात यहां ज्वालामुखी उद्गार की घटना नहीं हो पाई। इसके अलावा यह एक अवशिष्ट पहाड़ी है। अवशिष्ट पहाड़ी विंध्याचल भी है। अब आयोग में क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से कौन अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है? अरावली, पूर्वी घाट, विंध्याचल, सतपुड़ा। आप कहेंगे कि सर ने तो सभी को बताया, लेकिन वहां आपको अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देना है और जो सबसे पुरानी है वही इसका आंसर होगा। आपको आयोग के क्वेश्चन में टिक मारना है, अरावली। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि पूर्वी घाट की भी जो पहाड़ी है वह भी एक अवशिष्ट पर्वत का, रेसिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा अब हम इनकी चोटियों और पर्वत श्रेणी की बात करें तो यदि मैं मेघासिनी टॉप, मेघासिनी हिल से दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करूं तो मुझे सबसे पहले गड़जाट की पहाड़ी नजर आएगी। गड़जाट की पहाड़ी का विस्तार उड़ीसा और झारखंड दोनों में है। क्वेश्चन में पूछता है, आयोग में पूछेगा गड़जाट की पहाड़ी, तो मैक्सिमम पोर्शन कहां? झारखंड और कुछ भाग उड़ीसा में। इसके अलावा यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि गड़जाट की पहाड़ी किसका हिस्सा है? सतपुड़ा, विंध्याचल, पूर्वी घाट। आंसर आपके सामने है। और इस गड़जाट की पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर है मलायगिरी, 1187 मीटर। कहाँ है मलायगिरी? उड़ीसा। मलायगिरी से नीचे उतरे, फिर से एक शिखर मिला जिसका नाम है उदयगिरी। कहाँ है? उड़ीसा। फिर आगे बढ़े तो हमें मिलता महेंद्रगिरी, पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। स्टेट वही पुराना उड़ीसा, महेंद्रगिरी उड़ीसा। गजपति जिला उड़ीसा में, वहां
महेंद्रगिरी गिरी। आगे बढ़ गए, आंध्र प्रदेश पहुंचे और फिर आएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम की चोटी भी पूर्वी घाट का हिस्सा है। और फिर से एक आयोग का प्रश्न बनकर तैयार हो गया कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? आंसर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम नहीं है ऑप्शन में, महेंद्रगिरी है। बताने की जरूरत नहीं है आपको कि टिक किसको लगाना है। आगे हम बढ़ गए, आंध्र प्रदेश पहुंचे। आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट का ही शाखा है नल्ला मल्ला पर्वत श्रेणी। कहां है? आंध्र प्रदेश। नल्ला मल्ला के नीचे जब आएंगे तो आपको दिखाई देगा पालकोंडा पर्वत श्रेणी। कहां है? आंध्र प्रदेश। भूलना नहीं भाई, क्रम भी नहीं भूलना है, स्टेट भी नहीं भूलना है, चोटी भी नहीं भूलना है। आयोग पूछता है ऑप्शन मेंस है, एक्सप्लेन कर देंगे। 10 नंबर का 40 नंबर लिख देंगे। नल्ला मल्ला, पालकोंडा, वैलीकोंडा, ये भी आंध्र प्रदेश में है। नागरी की पर्वत भी पूर्वी घाट का हिस्सा है और यह भी आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद नीचे अपन उतरते हैं तो मिलता है जवादी। जवादी की पर्वत श्रेणियां आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इनके अलावा तमिलनाडु में ही शिवराय की पर्वत श्रेणी है। एक आपने नगर सुना होगा सालेम, स्टील प्लांट है, पढ़ेंगे भी आगे, बड़ा इंपॉर्टेंट नगर है सालेम। सालेम को चारों तरफ से शिवराय की चोटियां घेरी हुई है, या शिवराय की पर्वत श्रेणियां घेरी हुई है सालेम। सालेम से आगे बढ़ते हुए ये पूर्वी घाट मुड़ जाता है और आकर मिल जाता है नीलगिरी। नीलगिरी पर्वतों की रानी, जिसे पर्वतों की रानी कहा जाता है। नीलगिरी एक गांठ है, नॉट। नीलगिरी नॉट कहा जाता है। नॉट जैसे हम टाई को बांधते हैं 3 तरफ, वैसी नीलगिरी में भी एक नॉट है। नीलगिरी के राइट हैंड साइड से आपको पूर्वी घाट नजर आएगा। तो ये जो नीलगिरी है ये एक नॉट की तरह है। इसके राइट में पूर्वी घाट, इसके लेफ्ट में पश्चिमी घाट और इसके नीचे फिर अनायमुली आ जाती है। लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो पूर्वी घाट है ये समाप्त हो जाता है दोदा बेटे। इनके अलावा ये नीचे भी कुछ पहाड़ी दिखती हैं। इन पहाड़ियों को पोंचम पलाई की पहाड़ी, कई बुक वाले पूर्वी घाट का हिस्सा बताते हैं, लेकिन पूर्वी घाट यहां से मुड़ जाती है और दोदा बेटा में अपनी समाप्ति करती है। तो ये आज थे पूर्वी घाट तक की कहानी। तो ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपका जो भी रिकमेंडेशन है, सुझाव है, वो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। धन्यवाद।